नमस्कार, टीजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। संसद में बीजेपी कांग्रेस ने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर में राज्यसभा में गृह मंत्रालय से जुड़े कामकाज पर चर्चा का देंगे जवाब। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण, अल्पसंख्यक कोटा को लेकर बवाल। मंत्री विधायकों की सैलरी बढ़ाने का बिल कर्नाटक विधानसभा से पास। विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। चुनाव में फ्रीबीज के वायदों पर रोक की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इंकार। कहा सिर्फ पब्लिसिटी हासिल करने के लिए दाखिल की गई याचिका। अयोध्या में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला के किए दर्शन। कहा ये वही उत्तर प्रदेश है जहां उपद्रव होते थे। आज उत्तर प्रदेश में उपद्रव नहीं, उत्सव मनाए जा रहे हैं। ब्रिटेन का व्यस्तम हीथ्रो हवाई अड्डा सुरक्षा कारणों से आज बंद किया गया। लगभग 1300 उड़ानें हुई प्रभावित। इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन में आग लगने के कारण बाधित हुई बिजली आपूर्ति। संसद के बजट सत्र के दौरान दोनों ही सदनों में विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित बजटीय प्रावधानों पर चर्चा चल रही है। इसी कड़ी में आज लोकसभा ने 2025-26 के लिए जल शक्ति मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों को पारित किया। इसके अलावा लोकसभा में वर्ष 2025-26 के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा जारी है। इस बीच भाजपा ने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर आज संसद में अपनी उपस्थिति दर्ज करने को कहा है। इसके साथ ही कांग्रेस ने भी अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। दूसरी ओर राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा जारी है। अब से कुछ ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चर्चा का जवाब देंगे। बीजेपी ने अपने सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। भाजपा ने व्हिप में कहा है कि सभी सांसदों को सूचित किया जाता है कि शुक्रवार को कई अनुदान मांगों पर चर्चा के बिना ही मतदान यानी गिलोटिन किया जाएगा, इसलिए सभी सांसदों की उपस्थिति अनिवार्य है। संसदीय भाषा में गिलोटिन का मतलब है वित्तीय कामकाज को एक साथ लाना और तेजी से पारित करना। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में ये एक आम प्रक्रिया है। एक बार गिलोटिन लागू हो जाने के बाद अनुदान की बाकी मांगों पर बिना किसी चर्चा के मतदान किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि बजट निर्धारित समय के भीतर पारित हो जाए और सरकार बिना किसी देरी के अपना काम जारी रख सके। कर्नाटक विधानसभा में आज विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विधानसभा में विपक्ष ने सरकारी ठेकों में अल्पसंख्यकों को 4% का आरक्षण देने वाले बिल का विरोध करते हुए जमकर हंगामा किया है। हालांकि हंगामे के बीच ये बिल पास हो गया है। इसके अलावा मंत्री और विधायकों के वेतन से जुड़ा बिल भी पारित हो गया है। इस बिल में वेतन में 100% बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया है। पंजाब में किसानों पर कार्रवाई के बाद भगवंत मान सरकार ने किसानों की बैठक बुलाई है। पंजाब सरकार ने आज शाम 4 बजे किसानों को चंडीगढ़ के पंजाब भवन में वार्ता के लिए बुलाया है। इस बैठक की अध्यक्षता पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड़िया करेंगे। इस बैठक में किसान संगठनों और पंजाब सरकार के बीच वार्ता की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचा जा सके। इस बैठक के दौरान सरकार और किसान संगठनों के बीच कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श होगा, जिसमें किसानों के अधिकारों और उनकी मांगों पर चर्चा की जाएगी। किसानों के साथ बैठक का ये निमंत्रण एसकेएम द्वारा 26 मार्च को पंजाब विधानसभा तक मार्च निकालने के आह्वान से पहले आया है। इससे पहले पंजाब पुलिस ने 1 साल से अधिक समय से डेरा डाले किसानों को शंभू और खनौरी सीमा पर स्थित किसानों के टेंट और अस्थायी ढांचे को हटा दिया। पुलिस ने किसान नेता सरवन सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल सहित कई किसान नेताओं को केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद लौटते समय मोहाली में हिरासत में ले लिया था। किसानों के खिलाफ कार्रवाई के बाद किसानों को और विपक्ष के निशाने पर आई आम आदमी पार्टी सरकार की दलील है कि राज्य में रास्ते बंद होने से व्यापार और उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ और राज्य की आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए जल्द समाधान जरूरी है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही मान सरकार के फैसले को किसान विरोधी बताया। इस बीच ये भी खबर आई है कि 4 बजे की जो बैठक होनी है पंजाब सरकार के कृषि मंत्री और किसान संगठनों के बीच, उसमें से एक किसान संगठन ने इस वार्ता में शामिल होने से इनकार कर दिया है।
कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी पार्टियों से संसद में कृषि पर चर्चा करने की अपील की ताकि किसानों की भलाई के लिए काम आगे बढ़ाया जा सके। मीडिया से बातचीत में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार संसद में किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि किसानों का कल्याण मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों का कल्याण मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है और कल्याण की कई योजनाएं सरकार चलाती है, लेकिन हम चाहते थे कि कृषि पर, किसानों पर प्रतिपक्ष भी सार्थक चर्चा करे, लेकिन दुख की बात है विपक्ष ने हंगामा करके कृषि और किसानों पर चर्चा को बाधित करने का पाप किया है, अपराध किया है। बेंगलुरु में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक का उद्घाटन सरसंघचालक मोहन भागवत ने किया। बैठक आज से शुरू होकर 23 मार्च तक चलेगी। इसमें आरएसएस से जुड़े 32 संगठनों के अध्यक्ष और महासचिव हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन मंत्री बीएल संतोष जैसे बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। बैठक में सरसंघचालक मोहन भागवत का संबोधन होगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित होंगे, जिसमें बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न और संघ के 100 वर्षों के काम पर प्रस्ताव पेश किया जाएगा। साथ ही संघ कार्य विस्तार की योजना पर विचार विमर्श किया जाएगा और देश समाज से जुड़े विभिन्न विषयों पर गहन मंथन भी किया जाएगा। 100th year, I will not say it's a celebration. For RSS, it's a expansion and consolidation. More than celebration, it's a expansion and consolidation of our work. So we are going through that analysis here in 3 days. Along with it, the social impact which we have trying to bring a change in the society, that is social transformation. We discussed there about the right of Hindus in Bangladesh or human rights issues related to Hindus all over the world, and how a collaborative approach could be done to strengthen our society, not only in India, outside Bharat also. नागपुर हिंसा के बाद से शहर में स्थिति सामान्य है, लेकिन आज जुमे की नमाज है तो पुलिस अलर्ट पर है। 17 मार्च को भड़की हिंसा के बाद यहां मोमिनपुरा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हिंसा में अब तक आधिकारिक तौर पर 99 गिरफ्तारियां की गई हैं, जो पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए आरोपियों के अलावा है। एक अन्य संदिग्ध सैयद आसिम की तलाश की जा रही है। उसे मास्टरमाइंड फहीम खान का करीबी माना जाता है और उसे पहले यूपी एटीएस ने एक हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था। इस मामले में राजनीति भी हो रही है। आज कांग्रेस नेताओं का एक डेलीगेशन हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेगा। टीम में पूर्व सांसद हुसैन दलवाई, साजिद पठान, माणिकराव ठाकरे और अन्य शामिल हैं। कहा जा रहा है कि एनआईए ने भी इसमें दखल दिया है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने न्यू अशोकनगर और पश्चिमी विनोद नगर इलाके का दौरा किया। अपने निरीक्षण कार्यक्रम में प्रवेश वर्मा ने न्यू अशोकनगर के फुटपाथ पर बने नालों के ढक्कन, तंग सड़कों और यमुना में गिरते गंदगी का जायजा लिया। पश्चिमी विनोद नगर के अपने कार्यक्रम में प्रवेश वर्मा ने स्थानीय विधायक रवि नेगी के साथ खुली नालियों और आसपास के इलाकों में पड़ी गंदगी का जायजा लिया। मौके पर पीडब्ल्यूडी मंत्री ने अपनी ड्यूटी को ठीक तरीके से नहीं निभा रहे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को निलंबित करने का आदेश भी दे दिया है। प्रवेश वर्मा ने कहा है कि दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए हमारा 24 घंटे कार्य जारी रहेगा। जहाँ देखो समस्या ही समस्या है, मगर हमने भी ठान लिया है कि हम भी अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और अधिकारियों के साथ में इन्हीं अधिकारियों से ही काम करवाएंगे। जो अधिकारी काम नहीं कर रहे पिछले 10 साल से, पूरा दिल्ली का सिस्टम एकदम ठप हो चुका था और ऐसा हो गया था कि वो कभी भी कोलैप्स हो सकता था। हम इन्हीं अधिकारियों से ही काम कराएंगे। हम भी, आप देख रहे हैं कि 20-20 घंटे सारे मंत्री सारे सड़क के ऊपर हैं, पूरी सरकार सड़क के ऊपर है। अधिकारियों को एकदम सख्त से सख्त हमने निर्देश दिए हैं। बिल्कुल ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। जो चला आ रहा था सिस्टम को बदलना पड़ेगा और सारी समस्या को ठीक करेंगे। आम आदमी पार्टी ने पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज को दिल्ली में पार्टी का अध्यक्ष बनाया है।
उन्होंने पूर्व मंत्री गोपाल राय की जगह ली है। पार्टी ने गोपाल राय को गुजरात का प्रभारी बनाया है। आपने पंजाब की जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दी है। उन्हें प्रभारी बनाया गया है पंजाब का। छत्तीसगढ़ का प्रभारी राज्यसभा सांसद संदीप पाठक को बनाया गया है। वहीं गोवा का प्रभारी पंकज गुप्ता को बनाया गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही संगठन में बदलाव की अटकलें लगाई जा रही थी और इस बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पर आपकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई, जिसमें ये फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में संगठन महासचिव संदीप पाठक, मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, पूर्व सीएम आतिशी, विधायक इमरान हुसैन, पंकज गुप्ता, सांसद एनडी गुप्ता और राघव चड्ढा मौजूद रहे। चुनाव में फ्रीबीज के वादों पर रोक की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिका आधी अधूरी तैयारी के साथ सिर्फ पब्लिसिटी हासिल करने के लिए दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने सभी तथ्यों को कोर्ट के सामने नहीं रखा है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि आखिर फ्रीबीज किसको माना जाए। क्या लोगों के सामाजिक कल्याण के लिए सरकार की ओर से लाई जाने वाली योजनाओं को भी फ्रीबीज माना जाएगा? याचिका में कहा गया था कि चुनाव के वक्त विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से की जाने वाली ये घोषणाएं मतदाताओं को रिश्वत देने जैसा है। ये स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव में बाधा डालता है। याचिका में दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी द्वारा महिलाओं के लिए घोषित की गई मुफ्त सुविधाओं की घोषणाओं का हवाला दिया गया है। हालांकि याचिका में राजनीतिक पार्टियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में फ्रीबीज से जुड़ा मुख्य मामला पहले से ही लंबित है। लोकसभा में प्रश्नकाल में सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि सरकार देश में टीबी रोग के उन्मूलन के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पहले स्प्रूटम से हम चेक करते थे जिसमें लंबा वो लगता था। अब हमने ट्रूनैट, सीबीनैट और अब हम पैथो डिटेक्ट पर आ गए हैं। और ये जो और हैंड होल्ड एक्सरे मशीन, ये जो हम लोग 6 करोड़ के आसपास जो हम लोगों ने 100 दिन के अंदर लोगों को स्क्रीन कर लिया, ये हैंड होल्ड एक्सरे मशीन के कारण और एआई के कारण हम कर पाए हैं। तो ये दूसरा इंटरवेंशन हुआ है कि हम डिटेक्शन की स्क्रीनिंग को हम कम समय में ज़्यादा कर सकते हैं। तो मोबाइल मेडिकल यूनिट्स चाय बागानों में स्पेशली चल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ आसाम का एक MOU हो रखा है हॉस्पिटल्स जो चाय बागान में हैं उनके साथ। तो हमारे चाय बागान के लोग जो वल्नरेबल, जब मैंने कहा वल्नरेबल पॉपुलेशन, तो वल्नरेबल पॉपुलेशन में चाय बागान के गार्डन के टी वर्कर्स भी आते हैं। तो उनके लिए हमने स्पेशल ड्राइव ले रखा है। अयोध्या के रामकथा पार्क में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिट कार्ड कैंप में शामिल हुए और प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान सीएम ने 1098 युवा उद्यमियों को बैंक से लोन उपलब्ध होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस लोन से युवा अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे वो सशक्त हो सकें। आज यहाँ पर 1098 युवा उद्यमियों के लिए एक क्रेडिट कैंप आयोजित किया गया है। उन सबको आज बैंक से ये ऋण उपलब्ध होने के अवसर पर मैं उन्हें बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह जो लोन है आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, आपका संबल बन सके, इसके लिए है। इसकी शर्तें जो होंगी वह बैंक की सभी शर्तों को आपको पालन करना होगा। इसमें ब्याज जो भी आएगा, अगर मूलधन का चुकता आप समय पे कर रहे हैं तो ब्याज की पूरी राशि सरकार इसका चुकता करेगी। यानी ब्याज मुक्त ऋण, यह एक बेहतरीन स्कीम है युवा उद्यमियों को आगे बढ़ने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए। इसके बाद वो हनुमानगढ़ी गए और वहां भी पूजा अर्चना की। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उनके इस बयान पर चर्चा शुरू हो गई है। सीएम योगी ने कहा कि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थीं। हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं। श्री राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में उन सभी बैरियर को हटा दिया गया है जो उत्तर प्रदेश के विकास में बाधक थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वही उत्तर प्रदेश है जहां उपद्रव होते थे। आज उस उत्तर प्रदेश में उपद्रव नहीं, उत्सव मनाए जा रहे हैं।
पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने विरासत और विकास की जिस गति को आगे बढ़ाया है, उत्तर प्रदेश ने उसका अनुसरण करते हुए तेजी के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पहले युवा अपनी पहचान छुपाता था, आज वही युवा अपना उद्यम स्थापित कर रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पहले उद्यम नहीं लगते थे, आज नए नए उद्यम भी लग रहे हैं और हमारा युवा भी अपना उद्यम लगाने के लिए तैयार हो रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां उपद्रव होते थे, आज उस प्रदेश में उपद्रव नहीं, उत्सव मनाए जा रहे हैं, उत्सव। इजरायली सेना के गाजा में हमले लगातार जारी हैं और इसी कड़ी में उसने हमास के ठिकानों पर हमला किया है। इजरायली सेना ने फिलिस्तीनियों को दक्षिण से उत्तरी गाजा में प्रवेश से रोक दिया है। सेना ने लोगों को उत्तर की ओर जाने या वहां से बाहर निकलने के लिए मुख्य उत्तर दक्षिण राजमार्ग का उपयोग न करने की चेतावनी दी है और कहा कि गाजा के तटीय मार्ग के साथ केवल दक्षिण की ओर जाने की अनुमति होगी। इस बीच हुती विद्रोहियों ने गाजा में हमास के साथ मिलकर इजराइल पर हमला करने का ऐलान किया। हुतियों ने अपनी सेना को निर्देश दिया है कि वो इजराइल के मध्य हिस्से को निशाना बनाएं। इसके बाद हुतियों ने दावा किया है कि उन्होंने इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया। हालांकि इजराइल की सेना ने दावा किया है कि हुतियों द्वारा किए गए मिसाइल हमले को एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया है। हुती ने यह भी चेतावनी दी कि अगर इजराइल ने हमलों को नहीं रोका तो आने वाले दिनों में और हमले किए जाएंगे। वहीं गाजा में इजराइल के हमले के बाद अब हमास ने भी तेल अवीव पर हमले शुरू कर दिए हैं। हमास की तरफ से तेल अवीव में कम से कम 3 रॉकेट दागे गए। हालांकि इजराइल का कहना है कि इन हमलों को आसमान में ही विफल कर दिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके तहत सोमवार को सऊदी अरब में 2 महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। रूस और अमेरिका अगले दौर की बातचीत के लिए सोमवार को रियाद में फिर बैठक करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मामलों की संसदीय समिति प्रमुख और रूसी सुरक्षा एजेंसी के मुखिया रूस की तरह बैठक में भाग लेंगे। इसके अलावा यूक्रेन के प्रतिनिधि भी सोमवार को ही सऊदी अरब में अमेरिका के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक रूस अमेरिका की बैठक से इतर होगी। राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका में शिक्षा विभाग को बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने आज इस संबंध में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। संघीय शिक्षा विभाग को बंद करने संबंधी अहम दस्तावेज पर हस्ताक्षर से पहले ट्रंप एक स्कूल में पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जब राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने 1989 में संघीय शिक्षा विभाग बनाया तो उनके खुद के मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ ही अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टीचर्स और न्यूयॉर्क टाइम्स के संपादकीय बोर्ड ने इसका विरोध किया था। इतिहास ने उन्हें सही साबित कर दिया है। 45 साल बाद भी अमेरिका किसी भी अन्य देश की तुलना में शिक्षा पर कहीं अधिक धन खर्च करता है, लेकिन फिर भी अमेरिका सफलता के मामले में सूची में सबसे निचले पायदान पर है। इसके साथ ही ट्रंप ने बीते 3 साल से अधिक समय से युद्ध का दंश झेल रहे यूक्रेन के साथ भी खनिज को लेकर अहम समझौते पर हस्ताक्षर करने की बात कही। व्हाइट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने अमेरिका में महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्रंप ने रूस यूक्रेन संघर्ष में संभावित युद्ध विराम के बारे में आशा व्यक्त की। ब्रिटेन का हीथ्रो हवाई अड्डा 24 घंटों के लिए बंद रहेगा। दरअसल पास के एक इलेक्ट्रिकल बस सब स्टेशन में आग लगने के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है, जिसके चलते एयरपोर्ट पर आने जाने वाली सभी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। आग लगने के चलते हीथ्रो हवाई अड्डे और उसके आसपास के हजारों घरों में बिजली गुल रहेगी। पश्चिमी लंदन के एक पावर स्टेशन में लगी आग के बाद आसपास के 150 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। हवाई अड्डे ने एक बयान जारी कर कहा है कि यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारे पास शुक्रवार को हवाई अड्डे को बंद करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। हीथ्रो आने वाली कम से कम 120 उड़ानों को दूसरे हवाई अड्डों पर भेजा जा रहा है। उद्योग विशेषज्ञों ने कहा है कि दुनिया भर में पर्यटन, यात्रा और व्यापार में और भी बाधा आएगी, क्योंकि विमानों के सही स्थान पर न होने के कारण उड़ानें रद्द या विलंबित होंगी। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नियम नोटिफाई कर दिए हैं, जिससे केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों को एक नया ऑप्शन मिला है जो पहले से एनपीएस के दायरे में आते हैं। ये नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। यूपीएस के नियमों में कई महत्वपूर्ण बातों को साफ किया गया है। इसमें
एडमिसिबल पे आउट, फैमिली पे आउट और डिफॉल्ट पैटर्न जैसी परिभाषाओं को शामिल किया गया है। इसके अलावा इस योजना पर अमल करने से जुड़े मीडिएटर्स को डेटा की सटीकता बनाए रखनी होगी, पीएफआरडीए के निर्देशों का पालन करना होगा और किसी भी बदलाव की सूचना देनी होगी। पीएफआरडीए द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक यूपीएस का ऑप्शन केंद्र सरकार के केवल उन्हीं कर्मचारियों के लिए खुला होगा जो पहले से ही एनपीएस के तहत आते हैं। इसमें वर्तमान कर्मचारी, नए नियुक्त कर्मचारी और वे रिटायर्ड कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा अगर कोई रिटायर्ड कर्मचारी जिसने एनपीएस चुना था उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसने यूपीएस का ऑप्शन नहीं चुना था तो उसकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी इस योजना का लाभ उठा सकती है। यूपीएस का लाभ लेने के इच्छुक कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 से 3 महीने के भीतर आवेदन करना होगा। नए भर्ती कर्मचारियों को ज्वाइनिंग के 30 दिनों के भीतर फैसला करना होगा। अगर सरकार को जरूरी लगा तो इस समय सीमा को बढ़ाया भी जा सकता है। हालांकि एक बार यूपीएस को सिलेक्ट करने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए फैसला सोच समझकर लेना जरूरी है। यूपीएस का लाभ उठाने के लिए एलिजिबल कर्मचारियों को निर्धारित फॉर्म भरने होंगे। इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। अगर कोई एलिजिबल कर्मचारी तय समय सीमा के खत्म होने तक आवेदन नहीं करता है तो वह एनपीएस में ही बना रहेगा और यूपीएस का लाभ नहीं उठा पाएगा। साल 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत ने 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन अहमदाबाद में करने के लिए औपचारिक रूप से अपनी दावेदारी पेश की है। खेल मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा के नेतृत्व में आधिकारिक तौर पर भारत ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए बोली पेश की है। अगर भारत का ये कदम सफल होता है तो 2010 के बाद दूसरी बार होगा जब भारत इस आयोजन की मेजबानी करेगा। खेल मंत्रालय के शीर्ष सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की कि इस पर कई सप्ताह से विचार चल रहा था। खेलों की मेजबानी में दिलचस्पी दिखाने से संबंधित दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च है और भारत सरकार का पत्र भारतीय ओलंपिक संघ को कुछ दिन पहले भेजा गया था। सूत्रों के मुताबिक भारत की बोली आईओए और गुजरात राज्य द्वारा पेश की गई है। जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष चुना गया है। 41 वर्षीय पूर्व तैराक क्रिस्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास में इस पद को संभालने वाली पहली महिला होंगी। ये पहली बार है जब अफ्रीका से कोई आईओसी का अध्यक्ष बना है। कोवेंट्री अध्यक्ष का पद संभालने वाली सबसे युवा भी होंगी। क्रिस्टी कोवेंट्री ने ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। वो जर्मनी की थॉमस बॉक की जगह लेंगी। थॉमस बॉक 2013 से इस पद पर थे और उनका कार्यकाल 23 जून 2025 को समाप्त होगा। क्रिस्टी ने अध्यक्ष पद की रेस में विश्व एथलेटिक्स के प्रमुख लॉर्ड कोई को पीछे छोड़ा है। कोवेंट्री ने पहले दौर के मतदान में ही पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। वो आईओसी की 10वीं अध्यक्ष होंगी। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। डीडी न्यूज़ पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।